हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 28 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो अर्धवार्षिकांक है जुलाई से दिसंबर तक का लॉन्च हो गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं। कौन क्या है, सभी खेल अलंकरण और सभी सम्मान जितने भी हैं 2020 तक के। इसके अलावा योजनाएं भी आपको इसमें डिटेल में और संक्षिप्त में दोनों में मिलेंगी। इसके अलावा ये सब चीज़ें जैसे आपके कैबिनेट में मध्य प्रदेश से कौन है, राज्यसभा में कौन है, उपचुनाव का क्या स्टेटस है, विधानसभा का क्या स्टेटस है, कितनी महिला विधायक हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको इसमें टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगी ताकि आप उसको एक बार में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये 2 एडिशन, अगर आप पूरा 2020 का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 एडिशन आपको इसके लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मंथली खरीद रहे थे अभी तक तो मंथली भी पूरा दिसंबर तक अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का भी जल्दी आपको मैं दे दूंगा। ये कुछ और ई बुक्स भी हैं, अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के दिवस की, तो 27 मार्च की बात करेंगे हम दिवस में। और यहाँ पे विश्व रंगमंच दिवस जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1961 में इस दिवस को मनाया गया था और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिवस की स्थापना की थी। ठीक है ना, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों में थिएटर को लेके जागरूकता लाना, थिएटर की अहमियत याद दिलाना। ठीक है, और इस अवसर पर किसी एक देश के रंगकर्मी के द्वारा, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के लिए आधिकारिक संदेश जो है वो जारी किया जाता है। और 1962 में फ्रांस के जीन कॉक्टे पहला अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने वाले कलाकार थे। और 2002 में भारत के गिरीश कर्नाड जो हैं उनको यह उपलब्धि हासिल हुई थी। तो विश्व रंगमंच दिवस के बारे में आपको इतना जानना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। एक और चीज़ जो है थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस आप सबके लिए ही है। एक अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि कोई MPPSC का कोई एस्पिरेंट है, उन्होंने सुसाइड कर ली है। अभी कल की एक और न्यूज़ है, ग्वालियर में एक कोई लड़की थी, उसने भी सुसाइड कर ली है। देखिए, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम है तो टेंशन तो हो गई, तनाव आपको होगा, वो स्वाभाविक है। और वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। पहला जो केस था उसमें ये सुनने में आया था कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उनसे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरे पास एक दिन एक और कॉल आया था, उन्होंने भी ये कहा कि सर हम वो ऑलरेडी जॉब में थे और उसके बाद भी उनसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं बन रहे थे, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब टेंशन में होते हो ना तो आपका दिमाग आधा काम करना तो वैसे ही बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज में देखिए क्या होता है, हम भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो हम उसमें 3-4-5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रखते हैं जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, हाई उनका अच्छा लेवल होता है, जो टॉपर्स से बनते हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा हो उनसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। आप कहीं ना कहीं हल्के से डिप्रेशन में हो, जो हर एक स्टूडेंट होता है। इसलिए सुसाइड जो है वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आप थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए, मेडिटेशन करिए। आपको उससे बहुत ज़्यादा, एक तो आपको एकाग्र होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, दूसरा इस तरीके के जो ख्याल हैं जो आपके दिमाग में आते हैं वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। मेडिटेशन स्टार्ट करिए आप सिर्फ 2 मिनट से, अगले दिन 3 मिनट, अगले दिन 4 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप इसको 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। और एक स्टूडेंट की लाइफ में मेडिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसको जरूर करिए। और सुसाइड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, भाई बहनों के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। आप सुसाइड कर रहे हैं एक छोटे से प्रेशर के कारण। मान लीजिए कल को आप MPPSC क्वालिफाई भी कर लेते हैं। MPPSC क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी जिले का प्रभार दिया जाता है, मान लीजिए आप डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हैं, कल को प्रमोशन पाके आप कलेक्टर बन जाते हैं। आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, आपके ऊपर जिले का प्रेशर होगा, आपके ऊपर विधायक का प्रेशर होगा, मंत्रियों का प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा। तो ये सब चीज़ें झेलना आना चाहिए। इन सब चीज़ों की एक छोटी सी ट्रेनिंग ये आपकी होती है एग्जाम में। ठीक है, कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कैसे होगे, तो ये सब चीज़ें आपको सीखना चाहिए। आप
आपने कई बार ये सुना होगा, हाई स्कूल की बच्चियां, 9th क्लास के बच्चियां सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो सुसाइड? वो तनाव उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पेपर में नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, बाद में वो पेपर दे के आते हैं, उनको लगता है कि हमारा पेपर बिगड़ गया है और सुसाइड कर लेते हैं। बाद में पता चलता है उनका रिजल्ट आया तो उनके मार्क्स 85 थे, उनके मार्क्स 95 थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार मार्क्स कहाँ से आ गए आपको सुसाइड करने के बाद? आप आपके बोर्ड को थोड़ी ना पता है यार ये चीज कि भाई इसने सुसाइड कर ली, इसके ज्यादा मार्क्स दे दो, है ना? तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सारी चीजें हैं, आपने जो पढ़ रखा है वो आपको याद है, वो आप जब एग्जाम में जाओगे आपको एग्जाम फ्री माइंड होकर देना है। देखिए एमपीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम देने थोड़े ना जा रहे हो, आप कैट का एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़े जो एग्जाम्स हैं देश के, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो आप, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए, माइंड से फ्री हो जाइए। दूसरी चीज क्या है, 11 तारीख को पेपर है आपका। ठीक है, तो आपको एक चीज ये मान के चलनी है कि आपको अब नई चीजें नहीं पढ़नी है। आप पुरानी चीजें जितनी आपने पढ़ रखी हैं 2-4 दिन रिवीजन करिए, उसके बाद आप फ्री हो जाइए। आपको किताबें नहीं उठानी है, बस आप फ्री रहो, बिल्कुल फ्री रहो, जाओ खेलो कूदो और टीवी देखो, गाने सुनो, जो करना है करो, बस पढ़ाई मत करो। लास्ट के 4-5 दिन पढ़ाई नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है भगवान से एक चीज ये मांगना कि हमने जितना पढ़ा उतने में से ही पेपर आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माइंड फ्री रहेगा तो आपसे वो चीजें भी बन जाएंगी जो आपने कभी 3 साल पहले पढ़ी थी, या आपके सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है उससे आप रिलेट करके चीजों को बना लोगे। कई बार एग्जाम में ये चीज भी होती है कि भाई आपने 3 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए जो आपसे बहुत अच्छे से बनते थे, तो साथ में ये भी तो होता है कि 3-4 क्वेश्चन आप ऐसे भी सही करके आते हो जो आपने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी, जो आपके तुक्के से सही हो गए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारी चीजें सोच के समझ के ये इस तरीके के डिसीजन लेना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई करिए और घर वालों के बारे में सोचिए, किसी और के बारे में मत सोचिए, घर वालों के बारे में सोचिए कि जब आप सुसाइड कर लोगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। बस इसके अलावा आप कुछ भी मत सोचिए। उनका क्या हाल होगा, आपके भाई बहनों का क्या हाल होगा। हाँ, 1 साल बाद 2 साल बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने समय उनको उतना क्यों हम तकलीफ दे रहे हैं, है ना? तो ये मतलब सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। चलिए खैर, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। सबसे पहले पहला जो प्रश्न था कल, किस जिले के सर्वेश शर्मा ने ग्रैंड मॉडलिंग प्रेजेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये भोपाल जिले के सर्वेश शर्मा हैं। अगला जो प्रश्न है, एस्पराजिनेस यानी कि एस्पार नामक ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई दवा की खोज किसने की है? तो ये आईआईटी इंदौर है। पिछले कई वर्षों से इस पे शोध जो है आईआईटी इंदौर के कर रहा था। अगला जो प्रश्न है, किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये इंदौर है। इंदौर का जो एमबाय हॉस्पिटल है वहां पर पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो में 26 मार्च को 76 साल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और माइस रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है इसका जो नाम है वो उन्होंने दे दिया है। ये अलग से इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, ये नाम में उन्होंने महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कर दिया है। ठीक है, पहले केवल छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर था, अभी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, ISSF विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में किसने एक और स्वर्ण पदक देश को दिलाया है? तो ये चिंकी यादव हैं जिन्होंने एक और स्वर्ण पदक इसके अंदर जीत लिया है। साथ ही बात करेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की कौन सी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये चिंकी यादव हैं जो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। साथ में जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह हैं ये विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। हाँ, एक और चीज, एक नाम मैं शायद कल मैंने गलत बता दिया था, राजेश्वरी कुशराम। राजेश्वरी कुशराम एक्चुअल में देखिए मैंने जो बुक देखी थी उसमें भिंड इनका लिखा हुआ था, तो ये गलत है। और इनका संबंध अगर हम देखें तो भोपाल से है, शायद भोपाल में रहते हैं। और दूसरी चीज, इनका जो होम टाउन है वो डिंडौरी है। ठीक है, ये कंफर्म है कि इनका जो होम टाउन है वो डिंडौरी जिला है।
ठीक है, भिंड नहीं है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी इनको जो सम्मान दिया गया था, विक्रम सम्मान, विक्रम पुरस्कार जो दिया गया था 2019 का, उसमें इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसमें लिखा था राजेश्वरी कुशराम भोपाल। ठीक है, दोनों चीजें आप ध्यान रखिए, डिंडोरी और आपका भोपाल। अगला है सिद्धूमल खिलवानी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो गया। अब इस किस पार्टी से संबंधित थे? तो जनता पार्टी और भाजपा दोनों से संबंधित थे। अगला प्रश्न है राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मालवीय नगर भोपाल में राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। पहला जो प्रश्न है, एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का जो शुभारंभ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और ये किया गया है मध्य प्रदेश की जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात बच्चे हैं उनको समय पर उपचार, जांच और उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ये एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम का शुभारंभ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ से किया गया है? जबलपुर की कटनी पीएचसी से इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। साथ में ग्रामीण और रिमोट इलाके के मरीजों को विशेष परामर्श के लिए अब दूसरे शहर नहीं भटकना पड़ेगा, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श उपलब्ध होगा। इसके लिए जो टेलीमेडिसिन सेंटर जो मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं उनकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है वो 27 मार्च को मिंटो हॉल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जबलपुर के कटनी पीएचसी से किया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण के 550 पीएचसी पर यह सुविधा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये नंबर्स याद रखना है, यहां पर आपको ये डेट याद रखनी है आपको कि कब किया है, 27 मार्च को किया है। ठीक है, 27 मार्च 2021 को किया है, डेट याद रखनी है, 550 पीएचसी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे उद्देश्य इसका याद रखना है कि गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों से ये आपका सुमन रिलेटेड है। विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सुविधा में 20 पीएचसी पर एक हब बनाया जाएगा। जो हब हैं वो कोलकाता और जयपुर में भी बनाए जाएंगे। हब पर 3 विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ तथा शिशु रोग विशेषज्ञ सुबह 9 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध भी रहेंगे। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, कंपनी को सरकार प्रति परामर्श 215 रुपए का भुगतान करेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये अपडेटेड डेटा है। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे उस पर ये डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो। किताबों की बात करें या 2019 के ऑफिशियल डेटा की बात करें, अभी तक जो अपडेटेड डेटा है वो 2019 का है, जिसके हिसाब से 8,772 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन अभी रिसेंट की न्यूज की अगर बात करें, एक्चुअल में एक समीक्षा जो है मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री के द्वारा करी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में 8,858 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर 8,772 ऑप्शन में आपको मिलता है, ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आपको 8,772 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4,593 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हो गई है। यानी कि 8,858 और 4,593 लगभग 13,000 के समथिंग ये आपका बन जाता है। तो मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में 13,000 के समथिंग किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। साथ में अभी आपको कुछ दिनों पहले ध्यान हो, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी ने काफी यहाँ पर राजमार्ग जो हैं उनका उद्घाटन वगैरह जो किया था। बहुत सारे ऐसे थे जिनका लोकार्पण किया था, बहुत सारे ऐसे थे जिनको उन्होंने शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो टोटल कुल मिला के 13,000 समथिंग आपका हो जाएगा। प्रदेश में 11,389 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं। ये अपडेटेड डेटा है, ये आप याद रखिए। 11,389 किलोमीटर राज्य राजमार्ग, 22,691 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग। ठीक है, 22,691 मुख्य जिला मार्ग और 28,023 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल 70,961 किलोमीटर सड़कें शहरी अंचल में और लगभग 80,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
तैयार की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको याद रख लीजिए और 100% यहां से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, वर्ष 2020-21 का जो बजट आया है उसमें लोक निर्माण विभाग को 7,341 करोड़ रुपए का बजट देने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 6,866 करोड़ रुपए के बजट से 475 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 2,441 किलोमीटर नवीन सड़कें, 65 नवीन पुल बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब इस वित्तीय वर्ष में 2,441 किलोमीटर की सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो पूरा डेटा जो है वो महत्वपूर्ण है। इवन ये जो अमाउंट है ये भी महत्वपूर्ण है कि 7,341 करोड़ रुपए का बजट इस बार इसके लिए रखा गया है, जिसमें 2,441 किलोमीटर सड़कें और 65 नए पुल बनाए जाएंगे। आगे बात करेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है। तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट की बात करें तो भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2020-21 के जो भू अभिलेख हैं उनमें मतलब इसमें कंप्यूटरीकरण इनका भू अभिलेखों का करा गया है, जिसमें पूरे भारत में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के समस्त 56,461 ग्रामों के लगभग 1,51,00,000 भूमि स्वामियों के 3,97,00,000 खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में ये चीज रखिएगा कि इतना सारा काम हो गया है। ठीक है, और भू अभिलेखों सेवाओं ने से इस वर्ष दिसंबर 2020 तक 23 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो अर्जित किया गया है। आपको केवल यहां पे याद रखना है, फर्स्ट रैंक जो है वो मध्य प्रदेश को इसके अंदर मिली है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री कौन है? चलिए इसको कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश होगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश ऑब्वियस है मध्य प्रदेश है, जहां पर जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कोरोना काल में ओपन बुक प्रणाली से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रोत्साहन देने के लिए 136 महाविद्यालयों में गुणवत्ता अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य के एमओयू किया गया है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी समीक्षाएं एक्चुअल में चल रही हैं हर विभाग की, तो उसमें ये सारी जानकारी आ रही है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको रिवाइज भी कर लें आप, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन तथा विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी की गई है, तो ये इतना याद रखिए। महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो ये 700 थाने हैं जहां पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार जो घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताएं हैं उनके लिए सरकार वेलफेयर स्कीम बनाएगी। वेलफेयर स्कीम बनाना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंट में 4 से 5 ऐसी न्यूज़ेज आ चुकी हैं जिनमें महिलाओं को अंग भंग कर दिया गया, यानी या तो उनके हाथ पांव काट दिए गए, मतलब किसी तरीके से इस तरीके से किया गया। अंग भंग करने का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग कर देना, जैसे अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए शिवराज सरकार ने ये कहा है कि इनको जो अभी इसके अगेंस्ट धारा 307 के हिसाब से एफआईआर होती है, तो इन्होंने ये कुछ धारा इसमें बढ़ाए जाने का घोषणा की है। आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर कानून बन सकता है, जैसा धर्म के लिए जो कानून बनाया गया है उस हिसाब से कानून इस पर बना सकती है सरकार। इसके साथ साथ महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। इन थानों में महिला अधिकारी ही पदस्थ होंगी और पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें, इसके लिए प्रत्येक थाने का अलग मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा। अगला है श्रेया तिवारी। ये कुराश प्रतियोगिता जो हुई है, राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है 44 किलो वर्ग में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो युवा कल्याण विभाग है उन्होंने श्रेया को 50,000 रुपये छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी करी है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न जो था हमने पूछा था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है
वो है आपका स्थित वॉशिंगटन डीसी। यहां पे अगर हम बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक जुलाई 1944 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो टोटल सदस्य जो हैं विश्व बैंक के कितने हैं? टोटल सदस्य हैं 189, अपडेटेड डेटा है, इसको याद रखिएगा। सीएफओ है इसकी अंशुला कांत, ये 2019 में बनाई गई थी। और इनके बारे में बात करें, सीएफओ मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, पूरा जो इनका ग्रुप है विश्व बैंक ग्रुप का, उसकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ये 7 अक्टूबर 2019 को बनाई गई थी। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जिसमें गरीबी न हो। इसका प्रकार क्या है? इसका प्रकार है मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन, आपका ये है विश्व बैंक। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में यूएसए, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है, ठीक है, ये इसमें हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं डाल पाया हूं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो 2007 में किया गया था, 5 सितंबर 2007। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, 5 सितंबर 2007। आज के लिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।